दोस्तों जाते जाते एक मॉडल पेपर देखते जाइए, क्या पता आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आ जाएं, अच्छे से आपको समझा देंगे। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेगा और निर्देश वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन है कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त नीतियां का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी या फिर फ्रांस से? तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा सोवियत संघ से जो है इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाने जाते हैं? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया या इनमें से सभी? तो आपको बता दें कि इनमें से सभी जो है ये बाल्टिक गणराज्य के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे पे। तीसरे में कह रहा है कि भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो तापीय विद्युत है या फिर जो है परमाणु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, फिर जल विद्युत शक्ति है? तो इसमें आपका तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत शक्ति। ठीक है, इसमें द वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं चौथे पर। चौथा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत का? तो इसमें आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य पहले वो सोवियत संघ के हिस्सा था, अब इस समय जो है यहाँ पे समय रहेगा, इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त हम युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ बात करें, करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पर्यावरण, मानवाधिकार, शरणार्थी या वैश्विक उष्मायन? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा मानव अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर बात करते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका जो है मुख्य आधार क्या था? तो किस आधार पे राज्यों को बांटा जा रहा था? भाषा के आधार पे, धर्म के, जाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर आपका भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल, दाल, गेहूं या फिर मक्का पे? तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा गेहूं पर। ठीक है, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकरण में बुनियादी ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद या फिर मेनका गांधीवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका पहला वाला केशवा भारती जो है केशवानंद भारतीवाद जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीति द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण? तो इसमें आपका जयप्रकाश नारायण जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जेपी नारायण के नाम से इन्हें जाना जाता है। आइए बात करते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की। अब दोस्तों सरल आसान शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कवर करेंगे। 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए फटाफट इनका उत्तर देखते हैं कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पे लिखा कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचान देने वाले 2 देशों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे चीन, क्यूबा। अगर आपको जो है इसमें सोवियत संघ ऐड करना है तो सोवियत संघ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सोवियत संघ जो है इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला इसमें है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताइए। तो उसमें क्या हुआ? पहला कि विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में बनकर उभरा। ठीक है, 2 ले सकते हैं। इसके बाद अगला है कि यूरोपीय संघ के 2 देशों का नाम बताइए जो जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इसे कहते हैं, तो ब्रिटेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक उष्मायन के 2 दुष्परिणाम बताइए। तो वैश्विक उष्मायन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक उष्मायन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हिमनदों का पिघलना का मतलब कि जो बर्फ होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ वो पिघलता है, पिघल कर नदी में जाएगा, नदी फिर समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का जलस्तर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि मौसम में असामान्य परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा का बढ़ना, ये इसका दुष्परिणाम हो जाएगा। अगला है वैश्विक
वैश्विक सहयोग से हल होने वाली 2 समस्याएं बताइए। तो जलवायु परिवर्तन ये समस्या हल हो सकती है, आतंकवाद की समस्या हल हो सकती है। ठीक है, अगला है कि देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों का नाम बताइए। तो इसमें पंजाब और बंगाल ये 2 ऐसे राज्य थे जो सबसे अधिक जो है प्रभावित हुए थे। अगला है योजना आयोग की स्थान पर नई संस्था या नई नीति कौन सी बनाई गई थी। तो 2015 में एक नई नीति या संस्था बनाई गई जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, अगला आपसे पूछ लेगा कि 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम बताइए। तो भाखड़ा नंगल परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना आप लिख सकते हैं। अगला है शराबबंदी यानी मद्य निषेध का उल्लेख कीजिए। तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 47 के तहत जो है इसे निषेध यानी बंद कराया जा सकता है। अगला है जम्मू कश्मीर के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का नाम बताइए। तो उसमें आपका पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो जाएगा। 2 पार्टी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे लघुत्तरीय फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत होगा जिसके लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। तो आइए फटाफट इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कैसे आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारण बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे पहला कारण इसमें कि सदस्य देशों के बीच में आर्थिक सहयोग और साझा बाजार स्थापित करना, ये प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, सफलता होने का। अगला है लोकतांत्रिक शासन और शांति बनाए रखने की नीति जो है ये कहीं न कहीं एक कारण माना जाता है इसको सफल बनाने में। अगला है साझा नीतियां और मजबूत संस्थागत व्यवस्था करना, इस प्रकार से ये सफल हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। तो में आप लिखेंगे क्यों आवश्यकता है, क्योंकि देश के बीच शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। अगला है विवादों के बीच में शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए। नेक्स्ट है वैश्विक समस्याओं जैसे गरीबी, जलवायु परिवर्तन आदि को निपटाने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूलवासी या फिर आदिवासी के प्रमुख अधिकार क्या हैं, इनके बारे में सवाल आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कि मूलवासी जो होते हैं अपनी इनकी भूमि होती है और इनका अपना संसाधन पर अधिकार होता है। नेक्स्ट है अपनी इनकी संस्कृति होती है, भाषा होती है, परंपराओं का जो है ये अपना परंपरा होती है, उसी का जो है ये रक्षा का अधिकार इनको मिलता है। इसके बाद जो है यहाँ पे शिक्षा और विकास के अवसर का भी अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है, आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत पर वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव का जो कारण है उसको आपको बताना है। तो नई तकनीकी और संचार के साधन जो का विकास हुआ है इससे वैश्वीकरण बढ़ा हुआ है, तो एक कारण आपका ये हो जाएगा। दूसरा, विदेशी नीति और व्यापार में वृद्धि हुई है, ये वैश्वीकरण का कारण ही माना जाता है। उदारीकरण जो है, आर्थिक उदारीकरण जो नीतियाँ हैं इन्हें सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती है, जो करों में छूट दी जाती है, टैक्स को कम किया जाता है, वो आपका वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आपका काफ़ी योगदान देता है। ठीक है, आगे इसमें है कि राज्यों का जो पुनर्गठन है उसका मुख्य आधार क्या है, 2 आपको बताना है। तो पहला आधार भाषा के आधार पे है, दूसरा आधार प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया है। इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यावरण 2 समस्याएं और उनके उपाय बताइए। तो जो वैश्विक पर्यावरण है उसके 2 समस्याएं क्या है, पहला जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दूसरा वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब इसके उपाय में आप ले सकते हैं कि अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए। नेक्स्ट है नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का इनका उपयोग करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका शुरू होगा 6 नंबर वाला सेकंड, लघु उत्तरीय सेकंड। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो कैसे इसका उत्तर लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखेंगे क्योंकि एक पेज में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मानव अधिकार एवं आतंकवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। तो मानव अधिकार मतलब कि मानव के अधिकारों के बारे में चर्चा करना है, और आतंकवाद जानते हैं कितने जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या जनधन की हानि होती है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए मानव अधिकार शांति, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, और मानवाधिकार का हनन जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे है विश्व में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। तो आप पहले मानवाधिकार के बारे में बताइए, फिर आतंकवाद के बारे में बताइए, फिर दोनों को आप मिला के बता दीजिए। ठीक है, कि कैसे आतंकवाद जो है मानव के अधिकारों को हनन करते हैं, कैसे जो है मानव को मारते हैं, इंसानों को मारते पीटते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो आप इसके बारे में अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के उद्देश्य व सिफारिशें क्या हैं। तो उद्देश्य और सिफारिशों के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे
तो सबसे पहले यहाँ पे भाषा और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना, ये पहला उद्देश्य माना गया। दूसरा, प्रशासनिक जो है कुशलता और राष्ट्रीय एकता में जो है बनाए रखने के लिए जो है इसका जो है पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है, यह कार्य और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। तो यहाँ पे छोटा सा हिंट है, इसके माध्यम से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण और परिणाम बताइए संक्षेप में। तो आप इसमें लिखेंगे कारण में कि आंतरिक अशांति, राजनीतिक संकट, विशेषकर इंदिरा गांधी के समय 1975 में हुआ, तब जाके आपातकाल लगाई गई थी। इसका परिणाम क्या निकलकर सामने आया? तो परिणाम में जो नागरिक थे उनके अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लोकतांत्रिक सुधारों की आवश्यकता जो है वो बढ़ गई। तो इस प्रकार से इसके परिणाम आप लिख सकते हैं। इसको पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा व्याख्या भी कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, 30 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद के कारण और परिणाम बताइए। तो उसका कारण क्या है? विकास की कमी है वहाँ पे, सांस्कृतिक पहचान कम है वहाँ पे, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, ठीक है, इसका जो है कारण हो जाएगा। और परिणाम में आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिंसा है, अस्थिरता है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं सही से है, विकास योजनाएं जो है वहाँ पे काम नहीं करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसका आप यहाँ पे परिणाम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर आपको मिलेगा। 31 में से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जैसे आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन वाला, भारत और चीन के संबंध के मुख्य विवाद और समाधान बताना है। तो इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसका थोड़ा सा अगर आप मैपिंग कर देंगे तो आपको बढ़िया अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे अगर मैपिंग कर देते हैं यहाँ पे तो आपको बढ़िया अंक प्राप्त हो जाएगा। इसके पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रकार से आप लिख दीजिए और उसके बारे में यहाँ पे लिखिए चीन, और इसके बाद आप इसके बारे में लिखिए। तब देखिए पूरा का पूरा 8 में 8 नंबर आपको मिलेगा। ये लिखने का सही तरीका होता है विथ मैपिंग, डायग्राम, कोटेशन का प्रयोग करना चाहिए। अपने पेपर में आप जरूर से जरूर करना। मुख्य विवाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीमा विवाद, जैसे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद हुआ है। अक्साई चीन का मतलब इसमें आप दिखा दीजिए थोड़ा इस प्रकार से मैपिंग बना के ऐसे करके, और यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे जो है ये जो चीन एरिया है इसको बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है। ये अक्साई चीन है जो कि पाकिस्तान ने 1962 में कब्जा कर लिया था युद्ध करके। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है कुछ, वो कहता है चीन हमारा है। तो ये भी विवाद का कारण बना हुआ है। 1962 में युद्ध में आपसी विश्वास पैदा हो गया, ठीक है। अगला है सीमा पर सैन्य तनाव और घुसपैठ का जो है घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट है व्यापार में असंतुलन देखने को मिलता है, यानी भारत जो है, भारत क्या करता है, चीन से सामान ज़्यादा खरीदता है, लेकिन चीन भारत से सामान कम खरीदता है, तो व्यापार असंतुलन देखने को मिलता है। इसमें समाधान का सुझाव क्या है? तो उसमें सुझाव दे सकते हैं कि शांतिपूर्ण वार्ता और कूटनीति संवाद को बढ़ाना, ठीक है। सीमा निर्धारण के लिए जो है स्पष्ट समझौता होना चाहिए। आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ावा देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए। संबंधित जो है ये आपका भारत और चीन के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा करके ले सकते हैं कि दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश में भारत का संबंध कैसा, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले आप थोड़ा सा मैपिंग कर दीजिए, पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सकारात्मक पहलू में लिखेंगे। क्या सकारात्मक पहलू है? व्यापार, सांस्कृतिक संबंध, क्षेत्रीय सहयोग, ये जो देखने को मिलता है, और आपदा सहायता, विकास सहयोग, ये जो है कहीं न कहीं सकारात्मक पहलू हो जाएंगे। वहीं अगर बात की नकारात्मक पहलू की, तो नकारात्मक में आप लिखेंगे सीमा विवाद हमेशा होते रहते हैं, राजनीतिक तनाव बना रहता है, आतंकवाद खतरा बना रहता है, अविश्वास की समस्या पैदा हो जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जो है ये सब जो है आपसी पड़ोसी देश हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेशी नीति के निर्धारक तत्व और सुझाव दीजिए। तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली जो है वीडियो में, एक बार देख लीजिए फटाफट कि मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं विदेशी नीति के। तत्व यानी विशेषता भी आप कह सकते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। दूसरा, आर्थिक हितों और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना,
और ऐतिहासिक परंपरा, गुट निरपेक्षता, शांति नीति, ये सब जो है बनाए रखना। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन का जो है बढ़ावा देना, तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका सहयोग करना, उसको बढ़ावा देना, ये भारत की नीति, विदेशी नीति है। भविष्य में सुझाव क्या दे सकते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध जो है मौजूद बनाना है, रक्षा और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है, वैश्विक व्यापार और कूटनीति है उसका विस्तार करना है, ठीक है, और बहुपक्षीय सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाना है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर अथवा करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपातकाल के बाद दलीय राजनीति में परिवर्तन क्या क्या हुए थे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है, इनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, आपातकाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों पूरा का पूरा पेपर अच्छे से एक बार थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर सकते हैं, हर साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपको जरूर से जरूर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।